कहते हैं कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम? नमस्कारा, वणक्कम, केमो नाछो, कसकाय केम छो, जय जी नेन्द्र। माई नेम इज हर्ष शर्मा एंड यू आर लिसनिंग टू क्या बात है, एन ओपन माइक पॉडकास्ट। In this podcast, I will take you all to a journey of live open mic experience, where I will bring various open mic artists along with various other artists every episode who will perform their skills, be it telling stories, poetries, performing stand up comedy, doing some live music, sharing their knowledge and experience, and also having a fun loving conversation with me. You will get to witness a lot in this journey. So hold on to wherever you are at, because this is going to be an amazing ride in which we will have so much fun and create many memories to which, if we look back at, we will always find something to cherish about. Because we will connect to plenty of artists throughout this series and build really good connections with them. So listen to this podcast with your family, friends, loved ones, your parents. Also, whether you are at home, at work, you're driving, your mood is good or bad, you're happy or sad. Because this podcast will definitely put up a smile on your face. So without wasting any time, let's get started. I remember जब मैंने इस पॉडकास्ट का ट्रेलर एपिसोड लॉन्च किया था, तब मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आए थे इस पॉडकास्ट को लेके कि यार ये पॉडकास्ट किस बारे में है, ये ओपन माइक क्या होता है, तूने इस पॉडकास्ट का नाम क्या बात है क्यों रखा है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में मैं इन्हीं सारे सवालों का जवाब दूंगा और उसके बाद मैं लेके आया हूं हमारे बीच हमारे इस सीजन की सबसे पहली गेस्ट आर्टिस्ट जो परफॉर्म करेगी हमारे इस सीजन का सबसे पहला ओपन माइक सेट। मगर उनसे मुलाकात करवाने से पहले मैं इन कुछ सवालों का जवाब दूंगा और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सब्र का फल एक बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इस एपिसोड के शुरुआत में बताया था कि ये पॉडकास्ट किस बारे में है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये आइडिया कहाँ से आई, ये ओपन माइक क्या होता है और मैंने हमारे इस पॉडकास्ट का नाम कैसे रखा। बात कुछ ऐसी है, मुझे ना बचपन से ही एंकरिंग का बड़ा शौक था। मैंने तो पहली दफ़ा माइक तब हाथ में ले लिया था जब मैं करीब कुछ 10 साल का ही था, और तब से लेकर आज तक मुझे माइक से कुछ ऐसा लगाव हो गया है कि भाई मैंने तो ठान ली थी कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इसी में बढ़ना है। घर की शादी से लेकर पेड इवेंट्स तक हर तरह के इवेंट होस्ट कर लिए, मगर यार ये दिल है कि मानता नहीं और कहता है कि जब तक कुछ बन ना जाओ रुकना नहीं। लेकिन मुझे लगा कि कुछ तो कमी है। मैंने काफ़ी दिनों तक सोचा कि यार वो क्या हो सकती है, और तब जाके मुझे ये एहसास हुआ कि यार मैं आप सभी से सिर्फ इवेंट्स पर मिल रहा था। मुझे ये लगा कि मुझे आप सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, आप सबसे ज़्यादा बातें करनी चाहिए, आप सब तक मेरी आवाज़ पहुंचानी चाहिए, जिससे मैं आप सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला सकूं, और यही मेरी जीत होगी। लेकिन तब एक और सवाल आ गया मेरे ऊपर कि यार अब मैंने ठान तो ली कि मुझे लोगों तक पहुंचना है, मगर मैं पहुंचूं कैसे। तब मेरे दिमाग में यह आइडिया आया कि क्यों ना यार एक ओपन माइक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। जो लोग ओपन माइक इवेंट नहीं जानते, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ओपन माइक इवेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिस्ट्स आके परफॉर्म करते हैं। दे नरेट स्टोरीज, पोएट्रीज, स्टैंड अप कॉमेडी, लाइव म्यूजिक और बहुत कुछ। और इस सब से मुझे लगा कि मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ मैं काफ़ी सारे लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाऊंगा। और जैसे कि मैंने इस आइडिया पर वर्क करना शुरू ही किया था, तब इस पिक्चर में एंट्री होती है हमारे विलन की। आप लोग गेस करो, उसके पहले मैं ही बता देता हूँ वो विलन कौन है।
इस समय वो बहुत फेमस चल रहा है। उसका नाम है लॉकडाउन, या आप उसे क्वारंटीन भी कह सकते हैं। तो इस लॉकडाउन ने तो भैया ऐसे रोक रखा है कि कुछ हाथ में नहीं है। कुछ समय के लिए तो ये आइडिया मेरे दिमाग से उतर ही रहा था। तब मैंने सोचा कि यार ये लॉकडाउन में ऐसे ही वेस्ट जाने दूं। नहीं यार, जो मैंने सोचा है उसको एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा। तब मैं ये सोचने लगा कि करूँ तो करूँ कैसे। और तब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे अपने पॉडकास्ट के लिए एक टॉपिक चाहिए था, और एक ओपन माइक से अच्छा टॉपिक क्या हो सकता है। और तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इस लॉकडाउन में मैं एक पॉडकास्ट के जरिए ऐसा प्लेटफॉर्म दूं जहां पे काफी सारे ग्रोइंग और अपकमिंग ओपन माइक आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके, और इसके थ्रू मुझे, आपको, हम सभी को काफी कुछ सीखने को मिले, और मैं काफी सारे लोगों तक पहुंच पाऊं और उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट लेके आऊं। मैं जानता हूं अब काफी सारे लोग मुझे पूछेंगे कि यार तू इतना लेट क्यों आया। मगर यार, अगर मैंने कुछ प्लान किया है तो मैं खाली हाथ थोड़ी ना आऊंगा। आपके लिए धमाका लाना मेरी जिम्मेदारी है, तो ऐसा धमाका लेके आने का प्लान किया है कि आप लोग बहुत एंजॉय करोगे इसको। आई नो आई एम लेट, पर वो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। और फिर मैं आखिरी कदम पे आके रुक गया, क्योंकि मुझे इस पॉडकास्ट के लिए एक सही नाम चुनना था। और फिर तब मेरे दिमाग में आया यही नाम, क्या बात है। मैंने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि जब भी मैं ऐसा ही कुछ सुनता हूं, या फिर जब भी मैं कोई भी इवेंट होस्ट करता हूं और ऐसी कोई चीज देखता हूं जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है, मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलता हूं, और वो है क्या बात है। इसीलिए इस पॉडकास्ट का नाम है क्या बात है। तो चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार होगी हमारे इस सीजन की सबसे पहली ओपन माइक आर्टिस्ट जो परफॉर्म करेगी हमारे इस सीजन का सबसे पहला ओपन माइक सेट। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये पॉडकास्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। हेलो एंड वेलकम बैक टू क्या बात है, एन ओपन माइक पॉडकास्ट विथ मी हर्ष शर्मा। और अब हमारे साथ है हमारे इस सीजन की सबसे पहली गेस्ट आर्टिस्ट जो परफॉर्म करेगी हमारे इस सीजन का सबसे पहला ओपन माइक सेट। शी इज अ स्टोरी टेलर, अ राइटर, अ सोशल एक्टिविस्ट, एन ओपन माइक आर्टिस्ट, एंड सो मच मोर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम वनिका संगतानी। Hello Harsh, how are you doing? Hey Vanika, I'm doing great. How are you? How's everything? I think I am even more great after coming to your show. So thank you so much for calling me. No, really, I'm so glad to have you on board for my show, because like I always wanted to start a podcast, but then I was not finding a right topic for my podcast. But then when I actually did find a topic of open mic, I just knew whom to start with, and I'm on a call with you right now. Oh wow. I'm so glad. I'm so glad and grateful. So thank you so much. You're always welcome. Okay, so now even you know that we've known each other since quite a lot of time now, but I would like to tell you that I've been inspired by you so much in everything, be it your storytelling, your open mic sessions, or in fact, even the NGO that you run. I would like to tell all the listeners that our guest today had started an NGO when she was just 16 years old, and she is till today running it successfully. So I would request Vanika to please share about it with our audience. So basically, it all started with a stupidity of a 16-year-old. And so basically, in that stupidity, the 16-year-old just wanted to do what she loved the most. That is spreading love and art. And that is how it started. And I've always believed कि अगर तुम कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी, whether it's dancing or maybe like speaking to people or maybe painting, anything that you like, anything that you're doing should be something that you love to do, because then is when you'll be able to do it forever in your life. And I started with that, and I think it's been 4 years, and still it's the beginning of the show. It's beginning of my story, and I want to write my story in a way that I'll continue doing this. I'll continue spreading happiness. I'll continue spreading love, because when I do that, I feel I am more loved. So yes, that has been my story, and till now I have worked with around 5,000 children all over India. Like started my
8 of my own initiatives and worked with about 25 women entrepreneurs who first were not entrepreneurs, but when we started working with them, now they are successful women entrepreneurs. And I've also helped 15 students in India start their own initiatives because I feel um like individually I can do just a small bit, but together we can all maybe solve 1% of the world's problem. There is a lot that we can do together. So I've always been this one person who would encourage you to start your own initiatives because there is a lot of things that the world needs to do. So yes, doing my little bit. This is so nice to hear, Vanika, and such nice thoughts at the first place. Because, like, coming up with such an initiative at such young age is not everybody's cup of tea. And really, I'm so inspired after listening to this, and I'm sure that even my listeners are getting inspired by you. So, of all the hard work you have done till now, I would just like to dedicate a couple of lines to that. कहते हैं जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है. Wow, wow. जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, मगर जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है. अरे 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 अरे. And I wish you all the success that is coming towards you, and may you achieve more and more in your life. Thank you so much, Harsh. And wishing the same to you. Thank you so much, Vanika. So before starting our today's open mic set, I just have a few set of questions to ask, because like these are the questions that I always wanted to ask you. So my first question is, like, as you have narrated so many stories and performed in so many open mic sets, so how has the journey of open mic been for you, and how did it all start? It all started when after 12th I was very sure that I wanted to be a management student. I always wanted to like get into business and all of that. I never thought like I would be a storyteller or something else. I love to write, and I thought it would be limited to my social media writing sometimes, and so on and so forth. But life had planned something else for me, and because of an unfortunate incident, I got into like an artistic degree, which was bachelor's of mass media instead of bachelor's of management studies. And when I was coming back to Jaipur after my admissions, I was very like मेरा दिल टूट गया था. मैं ऐसी थी कि क्या हो रहा है जीवन में. मैंने इतने दिनों बाद तो फाइनली डिसाइड किया था कि मुझे कुछ करना है, and then I'm not able to do that. And I was scrolling through YouTube for motivation, and that is when I came across this one page which is called Taper Tale. And I came across this one story which was by founder of Taper Tale, Kopal Khanna. And the story's name was Chasing Your Dreams. And I was like, after watching that story, I was very motivated. I was very inspired. And little did I know at that point of time that someday I will be on that channel narrating my own story and maybe performing to thousands. So yes, it was something that I did not decide, but one day I started following Taper Tale after that because I really loved their content. And I started following them on Instagram, and one day when I was back in Bombay for my studies, and I saw their post that they were conducting like an open mic for grandparents, like grandparent related stories. And I had written something for my Nana ji, and I thought maybe I could try. And I sent it without thinking twice. I thought कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए, but I was like no, I thinking let's just send it. And after 2 days, these people replied saying, hey Vanika, sorry, but we cannot take you because what you have sent is a beautiful piece of art but not a story. A story needs to have a beginning, middle and end. So I got to know that मैंने तो ऐसे ही भेज दिया था, but these people replied, and I got very serious कि oh my god, these people are so nice that they have replied, and maybe they'll be considering my story if I send a right one. So at that point of time, I sat down to write a story, like proper story, and I sent it to them, and these people responded. And the surprising part was that I got to perform the first time ever I applied for an open mic, and I was in the featured tellers. So it was a very surprising and motivational motivation for me because I never thought I could do that. And you know what? The first time I performed in an open mic was that particular point of time, and I met Kopal Khanna. I hugged her. The first hug that I got in Bombay was from Kopal Khanna, जिसको मैंने बॉम्बे आने से पहले YouTube पे देखा था और मैं उससे इंस्पायर हुई थी. And that point of time I knew
बाकी सबको परफॉर्म करता हुआ देख के कि आई नीड टू बी बेटर, आई नीड टू लाइक मे बी डू दिस ओवर एंड ओवर अगेन. And I tried and I tried and I tried, and the journey has been full of highs and lows, and like everything has been very surprising. जब भी मैं कुछ expect नहीं करती तब वो अपने आप हो जाता है. So last like this year only, about 3 months back, I was like there was nothing in my life. I was just happy कि हाँ सब सही चल रहा है and nothing great is happening. And suddenly Kopal Khanna, she records a voice note and she sends ki, "Hi Vanika, we are releasing your story tomorrow." And I was like, एक second, which story? There is no story because मेरी story तो कोई record नहीं हुई थी. And she was like imperfect वाली. I was like एक second. उसमें तो मैंने बहुत सारे personal चीज बोल दिया था. वो story कैसे release होगी? And I was very scared because the time I performed my first story, I did not know that it was going to go on YouTube, and I performed it with all my heart, like thinking that maybe the 40 people sitting in the audience will be listening to it. And the fact that these people decided to make it go live, I was very troubled. I was shivering कि भाई क्या होगा, because it's a very personal story. Yeah. But then it was a big opportunity, and I decided कि maybe this has come on its own, and I should not like stop it from happening. Right. And within 3 days, like 4 days, the story on YouTube crossed 2 lakh views. I am glad that I did not stop that from happening, because that has been indeed one of the special moments of my life. And the love that I got from that story was way more than amazing. Oh my god, your story is really very inspiring. Please know that, and I hope that you already know that. I just want to tell you that I've listened to many of your stories till today, and even today, whenever I listen to your story, it always feels so nice to hear them, because it always puts up a smile on my face. So I would just request each and every listener of this podcast, please go and listen to her stories on Instagram and YouTube as well. I am All right. so glad. But like in storytelling also, in my initial times, I used to watch a lot of storytellers performing. And like when I was binge watching their content, there was a time in my life in the beginning of my like storytelling part that I started copying people. And it was after 6, 7, 8 months maybe, that I decided कि copy से कुछ नहीं हो रहा है, and I should just perform for my own self. Right. And that is how it started. Like I was trying to copy, be like someone else, and then I decided to be stupid and be like my own. And that is when the success came. So if you're listening to me, don't be like me. Please just do not try to be like somebody, because अगर हो जाएगा कोई तुम्हारी तरह, मेरी तरह, तो नहीं रहेगा कोई तुम्हारी तरह. So just be like your own. Yeah, right. Because there is a saying that be you, because you is beautiful. Exactly. Very true. So before moving forward, one quick question to you, Vanika. This will be a quick question, and I expect a quick answer for this question. Okay, sure. So if you had a chance to give one advice to an upcoming open mic artist or a storyteller to do better in his career, what would it be? I feel you should not copy anyone, जो मैंने पहले बोला. And I feel जैसा भी दिल में आ रहा है ना, वो कर दो. मतलब do not, मतलब हर कोई ना लिखने का एक तरीका ढूंढता है, हर कोई लिखने का एक तरीका ढूंढता है. So do not look for that तरीका. Write it as you feel it, and you will actually feel it on stage when you're performing. So just let it be original. All right. Now I know that my listeners have heard your journey, your story, your experience about open mic, and I can sense that everybody listening to this podcast is eagerly waiting for the set to begin. Yes, I am so excited. So now it's time for the first open mic set of this season and this episode. I and my listeners are really very excited for this, and we can't wait any longer. So Vanika, the mic is all yours. Let the show begin. Okay, so this is how I tell my stories. जब मैं अपनी शक्ल दिखाती हूँ तो मैं काफी फॉर्मल हो जाती हूँ और मैं शब्दों के साथ काफी खेलने की कोशिश करती हूँ. पर जब मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाती तो मैं बहुत ओजी बनने की कोशिश करती हूँ, because you are not associating a face with me.
सो बेसिकली मेरी स्टोरी काफी इनफॉर्मल रहने वाली है, हर जगह रहती है. तो just feel as if your friend is talking to you and you will try to understand कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ. So yes, मैं मानती हूँ कि जिंदगी में ना आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा है वो शायद किसी और से ही सीखा है. किस्से हो, कहानियां हो, किरदार हो, जो कुछ भी हो ना, वो शायद मुझे किसी और से ही मिला है. इतना भी कहूंगी कि अगर इस जिंदगी में मुझे कुछ अपना सा लगता है ना, तो वो शायद मुझे किसी और ने ही दिया है, वो मेरा अपना है ही नहीं. तो बात ये है कि कुछ सालों पहले, आज से कुछ सालों पहले मुझे ना एक लड़का पसंद था. अब ये लड़का मेरा दोस्त था और ये मुझसे पूछता है कि वनिका, ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस को जानती हो? अब मैंने ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस के बारे में सुना तो था, पर मैं कभी अटेंड नहीं की थी, मुझे पता नहीं था कि ये चीजें होती क्या है. पर देखो, हम इंडियन लोग और स्पेशली इंडियन लोनर्स को अगर कोई दोस्त मिल जाता है तो वो कोशिश करने की कोशिश करता है कि जिससे उसका वो दोस्त बच जाए, और जबकि वो कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हें पसंद हो तो झूठ भी चलता है. कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब कुछ वाजिब है. तो मैंने भी ये कोशिश की और मैंने उसको रिप्लाई किया ये कहते हुए कि सुनो, हाँ मैं काफी एम्बियंस करती हूँ और मुझे मॉडल यूनाइटेड नेशंस काफी पसंद है. आज तक कोई भी मॉडल यूनाइटेड नेशंस की नहीं थी और डिबेट्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, फिर भी उस इंसान को कह दिया कि हाँ जी मैं तो ये करती हूँ. और मुझे लगा बातों बातों में ये चीज खत्म हो जाएगी. हाँ, उस दिन काफी बातें भी हुई और उसके बाद वो बातें खत्म भी हो गई. पर करीबन 15 दिन बाद एक सरप्राइज आया, क्योंकि हमारे झूठ ना हम ही को आके पकड़ लेते हैं, झंझोड़ लेते हैं, सवार लेते हैं. तो हुआ ये कि उन जो सर थे ना, वो एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे थे. ठीक है हर्ष, तो वो एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे थे और इनको ना वहां से पैसे मिल रहे थे, मतलब 1500 रुपए डेलीगेट फीस और 1500 रुपए का 150 रुपए इनको कमीशन मिल रहा था. तो इन्होंने ना मेरा नाम भी लिखा दिया, क्या कि वनिका तो छोटी सी है और वनिका को तो ज्यादा कोई परेशानी होगी नहीं, पैसा तो दे ही देगी. और इन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया. अब जिन लोगों को मॉडल यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं उनको ये बता देती हूँ कि एमयून्स होती क्या है. तो यूनाइटेड नेशंस इज अ बॉडी जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलती है, जहाँ पे कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और वो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं. और जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस रहता है वो इसका एक कॉपी रहता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स कंट्री बन के कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं एज कंट्रीज. तो अभी इन सर ने मेरे को मॉडल यूनाइटेड नेशन में एनरोल तो करवा दिया और मुझे बताया 10 दिन बाद, और इन्होंने कहा तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा. और मैं गई बहुत ज्यादा डर. मैंने कहा ये तो हो गया है गलत, अब मैं करूंगी क्या. और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा परेशान हो गई. फिर मैंने ऑनलाइन थोड़ा सर्च किया तो मुझे लगा ठीक है, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, सीखेंगे, समझ जाएंगे और फिर हो सकता है मैं ज्यादा बेइज्जती ना कराऊं अपनी. मुझे सिर्फ इतना था कि बेइज्जती हो जाएगी भाई, देख ऑलरेडी तेरी इज्जत कुछ है नहीं होने का, और अगर थोड़ी ज्यादा बेइज्जती हो गई तो फिर वो भी खराब हो जाएगी. तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और मैंने सोचा कि अभी तो 15-20 दिन पड़े हैं कॉन्फ्रेंस में, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा पढ़ना चालू कर देती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती हूँ. और मैंने पहला दिन पढ़ा, एक बड़ी सी मैंडेट, 50 पेजेस की मैंडेट मेरी गूगल पे आके खड़ी हो गई और मुझे रियलाइज हो गया कि भाई अपना तो कटेगा. और बहुत ज्यादा चीजें खराब होने लगी. फिर भी मैंने सोचा नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अभी भी दिन पड़े. 2 दिन बाद मेरी मम्मी को एक अजीब सा ख्याल सूझा. जिंदगी में जब भी ना थोड़ी मुसीबतें आने लगती है ना, तो लाइफ और भी अनफेयर हो जाती है और वो मुसीबतें डबल हो जाती है, क्योंकि थोड़ी बहुत मुसीबतों से चलता नहीं है लाइफ का. मेरी मम्मी को अचानक से ख्याल आया कि उनको जाना है हरिद्वार, और उन्होंने टिकट बुक कर ली हरिद्वार की मेरे साथ. कॉन्फ्रेंस थी 31 मार्च को, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी. और मेरी मम्मी ने 22 तारीख को हरिद्वार जाने का प्लान बना लिया. अब हरिद्वार का सीन ये है भाई कि हरिद्वार जाके ना नेटवर्क कम हो जाता है. और दूसरी बात, हम हरिद्वार से वापस जब आ रहे थे ना, हम हरिद्वार से वापस आ रहे थे 29 को, कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले. जो मेरा पढ़ाई करना, मेरा सीखना, मेरा पढ़ना बहुत मुश्किल बना देता है. पर फिर भी मैं रोक नहीं सकती थी, क्योंकि मैं 16-17 साल की थी और मम्मी को उस टाइम पे मना करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर अ कॉन्फ्रेंस. तो मेरे को मम्मी के साथ जाना पड़ा और
दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि 29th को हमें जो बस मिलने वाली थी, हमने वो बस गलती से मिस कर दी और ये डिसाइड हो गया था कि वनिका कोई एमयूएन कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रही है। मैंने पैसे दे दिए थे और मैं सिंधी हूँ इसलिए मुझे बुरा तो लग रहा था, पर मैं खुश भी थी अंदर ही अंदर कि भाई आप थोड़ी बेइज्जती कम होगी, पर मुझे बुरा बहुत लग रहा था कि मैंने पैसे क्यों दे दिए। पर 30th को मेरा मूड अचानक से क्या हुआ, मैंने सोचा मेरे को जाना है, पता नहीं क्यों जाना है, और मैंने मम्मी को जिद किया और हमने अगली बस पकड़ी और हम 31st की सुबह हरिद्वार से जयपुर पहुंचे और मैं बस स्टेशन से डायरेक्टली कॉलेज गई जहां पे वो कॉन्फ्रेंस थी। कॉलेज के वॉशरूम में मैंने कपड़े चेंज किए और मैं रिसेप्शन पे जाके खड़ी हो गई। मैडम आपका कंट्री क्या है, मेरे को रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। मैंने कहा कंट्री, ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा आपकी कमेटी कौन सी है, कमेटी, ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा आपको कुछ पता है कि ऐसे ही आ गए हो, गलत जगह तो नहीं आ गए हो? और वो मेरे पे चिल्लाने लगी। मुझे मेरा नाम पता है, आप प्लीज चेक करके बता दो ना। और फिर उस दयालु इंसान ने अपनी लिस्ट में मेरा नाम देखा और मुझे बताया कि मैं जनरल असेंबली में थी और मेरा डेलीगेट का नाम कंबोडिया था। अब मुझे ये भी नहीं पता कि कंबोडिया पड़ता कहाँ है, इंडिया में पड़ता है कि इंडिया के बाहर पड़ता है, पर क्योंकि कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस थी मुझे इतना जरूर पता था कि छोटी सी कंट्री है। और मैं एक बड़े से रूम में घुस गई, एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम जहाँ पे करीबन 80 लोग बैठे हैं और मैं अंदर घुस रही हूँ और सब मुझे देख रहे हैं कि अब कौन सी बच्ची आ गई। अगर मैं उम्र का अंदाजा लगाऊं तो मेरी उम्र थी 16 साल और वहां पे बैठे हर इंसान की उम्र 25 साल से ऊपर थी, एटलीस्ट दिखने में तो ऐसे ही लग रहे थे। और मैं अंदर जाके बैठी, बहुत डर डर के मैं पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गई और मैं सब सुनने की कोशिश और समझने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही मेरे आगे बैठे एक इंसान ने मुझे एक चिट्ठी दी। अब मुझे पता नहीं था कि एमयूएन कॉन्फ्रेंसेस में चिट्ठी का क्या चीज होता है, और इस बंदे ने एक पेपर सा मुझे पास कर दिया और मैंने उस पेपर को खोला पढ़ने के लिए, तो उसमें लिखा हुआ था, हाय क्यूडी, डू यू वांना गो ऑन अ कॉफी विद मी? And I was like, oh shit, is this what happens in conferences? Is this how they talk about world problems? And मेरे को समझ नहीं आया and I was very scared because this was the first time that something like this had happened with me. और मैंने उसको शांति से साइड पे रख दिया। मैंने कहा भाई ज्यादा रिप्लाई नहीं करते, भाव नहीं देते, और मैंने उस चीज को साइड पे रख दिया। अभी मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा और ना मेरा फोन चल रहा है उस दिन कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि जहाँ पे वो एरिया था ना उधर नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो एक 16 साल की बच्ची से 25-26 साल के लोगों को आसपास में देख रही थी और 80 लोगों की कॉन्फ्रेंस में काफी अकेली थी। और मुझे रियलाइज हो गया कि मैं कुछ कर तो सकती नहीं हूँ। मैंने सोने की कोशिश की, मैंने मच्छर मारने की कोशिश की, मैंने पानी पीने की कोशिश की, सब कर लिया, पर ये कॉन्फ्रेंस 6-7 घंटे लंबी होने वाली थी और उससे भी ज्यादा। और मुझे समझ आ गया था कि मुझे बैठना तो यहीं पे है। तो मैंने सोचा कि अब बैठे तो है ही, तो सुन ही लेते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं। तो मैंने सुनना शुरू किया और मैंने सुनना शुरू किया और मुझे रियलाइज हुआ कि ये लोग तो सिर्फ कॉमन सेंस की बातें कर रहे हैं। एक कंट्री थी चाइना, जिसे हमारा नेबर कहते हैं। चाइना कहती है कि वो लोग ना वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए सोल्जर्स प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा वाह बढ़िया। उसके बाद इंडिया खड़ी होती है थोड़ी देर बाद और इंडिया अपनी स्पीच में कहती है कि वो वर्ल्ड पीस के लिए पैसा देगी। और मैंने कहा ये भी बहुत सही बात है, और मैं इस चीज को एनालाइज करने लगी और मुझे ऑब्जर्व करने से पता तो ये लगा कि लोग सिर्फ कॉमन सेंस की बातें कर रहे हैं। तो मैंने अपने सोशल साइंस के लेक्चर में, एक ओपन बुक टेस्ट हुआ करता था हमारे टाइम पे जब एग्जाम चलते थे, तो एक ओपन बुक टेस्ट रहता था जहाँ पे 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन ना, एक टेक्स्ट आता था जो तुम्हें एग्जाम टाइम के पहले ही मिल जाता था और तुम उसे एग्जाम टाइम में कैरी भी कर सकते थे। और उस टेक्स्ट में ओपन लाइक वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना के बारे में डिस्कस कर रखा था। अब वन चाइल्ड पॉलिसी क्या थी कि चाइना में ना काफी टाइम के लिए उनके रूलर्स ने ये बोला था कि हर फैमिली में, हर कपल के बीच में सिर्फ एक ही चाइल्ड रहेगा, जिसकी वजह से करंटली चाइना की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है। मतलब अगर 8 लोग हैं तो 8 लोगों का बोझ 2 इंसानों पे है, जिसकी वजह से बहुत ओल्ड पॉपुलेशन तो है चाइना में, पर यंग पॉपुलेशन की बहुत कमी है। और चाइना कहता है कि वो सोल्जर देगा। मैंने कहा ये तो क्या, कैसी बातें कर रहा है। और इंडिया जहाँ पे अपनी पुअर लोगों की डेफिसिट पूरी नहीं कर पा रही है, वो कह रही है कि भाई वो पैसा देगी। मैंने कहा ये तो गलत हो रहा है। और मेरे को डर बहुत लग रहा था, मतलब सच बताओ तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा था
फिर भी जब अगली बार हमारा जो मॉडरेटर था उसने पूछा कि हु विल वांट टू लाइक राइट देयर नेम्स फॉर द स्पीचेस, जीएसएल के लिए कौन हाथ खड़ा करना चाहेगा, तो मैंने अपनी कंट्री का नाम ऊपर कर दिया और उन्होंने लिखा यस डेलीगेट ऑफ कंबोडिया, यू विल गेट योर चांस, और वो था मेरा चांस। 15 मिनट बाद करीबन मेरा चांस आया बोलने का और मैं बहुत ज्यादा हिम्मत करके खड़ी हुई, फटी फूटी सी इंग्लिश में मैं बोलने लगी कि delegate of China, you are stupid because you are saying that you are going to provide soldiers, and since your country is struggling with the after effects of one child policy, how would you be able to provide soldiers? And हुआ ये कि पूरी जो कमिटी थी वो 80 लोग जो मुझसे काफी ज्यादा बड़े थे, उन लोगों ने अपनी बेंचेस को बजाना शुरू कर दिया। और अगर एम्यूएंस में बेंचेस को कोई बजा रहा है इसका मतलब है वो आपका सपोर्ट कर रहा है। और जैसे ही लोग सपोर्ट करने लगे ना, मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, मतलब मैं अलग लेवल पे मोटिवेट हो गई। और उसके बाद मैंने ये बोला कि इंडिया, व्हेन यू आर, तुम्हारी तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, और तुम कह रही तुम पैसा दोगी, इंस्टेड यू शुड मे बी प्रोवाइड सोल्जर्स एंड चाइना शुड प्रोवाइड मनी। और मैंने ये बोला और पूरी कमिटी बैंग करने लग गई अपनी बेंचेस पे। और जो चेयर था, जो जज था, जो मॉडरेटर था, वो मुझे कहता है delegate of Cambodia, please mind your language. How did you call stupid? Don't use words like these. हालांकि उसने ये कहा था पर मैं उसके चेहरे पे देख सकती थी एक बड़ी सी स्माइल थी। मुझे कुछ नहीं आता था फिर भी मैंने कमेटी में रॉक कर दिया था। देखा जाए तो सिर्फ ऑब्जर्व करके, दूसरों से ऑब्जर्व करके, दूसरों से सीख के। ये सब खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग लंच पे गए। लंच मतलब कमेटी के बीच में ब्रेक रहता है तो हम लोगों को डेलीगेट लंच पे जाना रहता है, जहाँ पे मैं उस 80 लोगों की कमेटी में अकेली थी। मेरे आसपास उस लंच रूम में करीबन 25 लोग थे और वो सिर्फ यही पूछने की कोशिश कर रहे थे कि, मैंने कहा तुम कितने साल की हो और तुमने कितनी एमयूएन्स की है। और जब भी मैं उन्हें बताती कि मेरी पहली एमयूएन है और मुझे कुछ नहीं आता, तब लोग ऐसे सरप्राइज होते हैं कि जैसे मैंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो। और उनका मोटिवेशन ना मुझे काफी 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 ज्यादा हेल्प किया। उसके बाद जब मैं कमेटी में वापस गई तो मैंने 1-2 स्पीचेस और दी और लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए। इतना हुआ कि उस कम्युनिटी का बेस्ट डेलीगेट, जिसने करीबन 170 एमयूएन्स कर रखी थी उस दिन तक, उसने मुझे एक बहुत बड़ा सा मैसेज, बहुत बड़ा सा चिट्ठी भेजा, ये अब मुझे अप्रिशिएट करते हुए, ये बताते हुए कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई और उस दिन जब मैं घर गई ना, मैंने सारे बहाने छोड़कर बहुत सारी रिसर्च की और अगले दिन मैं वापस से जब गई तो मेरे पास बहुत सारी नॉलेज थी। और सच बताऊं ना तो ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों की मोटिवेशन की वजह से हुआ। मैं जब उस दिन गई तो उस दिन मैंने भी काफी सारी स्पीचेस दी और बाय द एंड ऑफ इट, हर एमयूएन कॉन्फ्रेंस में होता है कि आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना रहता है और जो भी बेस्ट डेलीगेट्स होते हैं उस कमेटी के, वो लोग उस डॉक्यूमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने सोचा कि मेरा तो पहला एमयूएन है, मुझे तो डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ पता नहीं, और मैं शांति से कोने में बैठी थी। इतने में ही वो इंसान जिसने मुझे ये कहा था कि डेलीगेट ऑफ कंबोडिया, माइंड योर लैंग्वेज, हमारी कमेटी का जज या चेयर, वो मेरे पास आके बैठता है और वो मुझे कहता है, यू हैव सो मच पोटेंशियल, व्हाई डोंट यू ट्राई टू कंट्रीब्यूट इन द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। और मुझे लगा कि भगवान ने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया और मैंने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, मैं उसकी स्पीकिंग स्पॉन्सर भी बनी, मतलब कि बेस्ट इन द कमेटी। और इसके बाद जब अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए तो मुझे मिला 3rd प्राइज और बाकी लोगों को 1st 2nd मिला, पर मेरा जो 3rd प्राइज था ना, वो इस दुनिया में बेस्ट चीज हुई थी मेरी उस टाइम तक। और आई फील अभी तक भी वो मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि I started with nothing, like maybe negative. I did not know anything. I remember the first time मतलब जब मैं रिसेप्शन पे गई थी और वो मुझे पूछे कि कमिटी क्या होती है, कंट्री क्या होती है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। And the end day when I got to be a speaking sponsor and I got to I got to get the 3rd prize, and you won't believe my 3rd prize was celebrating more than the 1st prize. मतलब लोग मेरे अवार्ड्स को और मेरी जो सक्सेस थी छोटी सी, उसको ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे दूसरों की सक्सेस जो कि मेरे से बेटर थी। एंड उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि जीना क्या है, दूसरों से कंपटीशन करके जीना तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। जीना सिर्फ और सिर्फ सीखना है, दूसरों का हाथ थाम कर, दूसरों से सीख कर। और
ये तभी हो पाएगा जब तुम दूसरों को कंपटीशन ना देखो, या दूसरों को तुम अजीब मत सोचो। जिनको तुम समझ नहीं पा रहे हो उनको ये मत समझो कि वो तुमसे अलग है। इंस्टेड उनकी अलग चीजों को समझने की कोशिश करो, उनसे सीखने की कोशिश करो। तो उनका जो मोटिवेशन और उनका जो इंस्पिरेशन, उनसे जो तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगी ना, दैट विल जस्ट कीप यू गोइंग, दैट विल जस्ट हेल्प यू ग्रो एंड दैट विल जस्ट हेल्प यू लर्न। जीना सिर्फ दूसरों से कोई और चीज लेके जीना है, बिकॉज दैट इज हाउ यू लिव। एंड आई फील कि अगर लोग इस बात को समझ पाते ना, बहुत सारे लोग सिर्फ कंपटीशन में मर जाते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, वो ये नहीं कर रहा है, और वो ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से वो खुद कुछ नहीं कर पाता है, खुद ग्रो नहीं कर पाता है। I feel if you have 10 people around you in your same field doing better than you, there is so much more that you can get from them instead of just being jealous or just having that competition with them. So just grow and learn and spread love. जीना किसी का हाथ थाम कर जीना है, जीना किसी से सीख कर जीना है। जीना वो है जो तुम्हें दूसरों से मिल रहा है, तुम उसको प्रिजर्व करो और उसको आगे लेके जाओ। So I feel I have got a lot from others, and maybe everybody should get a lot from others, and they should stop doing competition and like just start having that feeling to learn, feeling to grow with others, along with others. So yes, that is my story. Thank you so much for listening to it. I did not write it because I wanted to come out naturally, and I hope I was successful in it. So thank you so much, everybody. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. I could just not expect a better start to my podcast than this, because it is one of the nicest stories I've ever heard, and I am so sure that all the listeners of this podcast will be in love with the story. I hope they do. And thank you so much, Vanika, for being a part of this show. I'm so glad. Harsh, I wish you all the luck and success in this world. You are doing a great job. And this is just the start. And I hope there is no end to it. And you do this all your life. And this makes you happy and loved. And yes, you deserve all the love and happiness in this world. Thank you so much, Vanika. This really means a lot to me. These kind words. It really pushes me to do more and achieve more and more. It's just the beginning, and I promise each and everybody listening this podcast, and even you, that I really will work very hard on everything I do in life. Let's do it, Harsh. Let's do this. It was so nice to have you on my show. Once again, thank you so much, Vanika, for being a part of Kya Baat Hai, an open mic podcast. क्या बात है हर्ष, क्या बात है. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. मैंने इस पॉडकास्ट का नाम क्या बात है इसीलिए रखा था कि यार जब भी कभी कोई ऐसा कोई स्टोरी सुनेगा मेरे पॉडकास्ट पे, तो यार वो ये कहने से पीछे नहीं हटेगा कि यार क्या बात है, क्योंकि इस पॉडकास्ट पे दिल की बातें होती है, और जहां दिल की बात आती है वहां तो यार क्या बात है. Wow, you are doing a great job. All the very best. All the very. Thank you so much, Vanika. Thank you so much. It was so nice to have you. Thank you, Harsh. Thank you. Bye. Bye, bye, bye. तो दोस्तों, ये थी हमारे इस सीजन की सबसे पहली ओपन माइक आर्टिस्ट, और ये था हमारे इस सीजन का सबसे पहला ओपन माइक सेट. मैं हर एपिसोड में ऐसे ही एक आर्टिस्ट को लेके आऊंगा जो हर एपिसोड में आपके चेहरे पर एक मुस्कान लेके आएगा. और अगर आपको इस एपिसोड में मजा आया तो प्लीज इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर. ऑल्सो ये पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट के साथ साथ काफी सारे पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर. और मैं ये पॉडकास्ट अपलोड करूंगा मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर. प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग द डिटेल्स ऑफ द अपकमिंग पॉडकास्ट ओनली ऑन माई इंस्टाग्राम. एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर एपिसोड्स. द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने पर पत्ते हिलते रहेंगे. बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने पर पत्ते हिलते रहेंगे. रही मेहरबानी अगर आप सबकी मेरे साथी हो, रही मेहरबानी अगर आप सबकी मेरे साथी हो, तो जैसे इस एपिसोड में मिले हैं वैसे हर एपिसोड में मिलते रहेंगे. और जाने से पहले एक बार मेरे साथ कह दीजिए, क्या बात है. हियर्स मी हर्ष शर्मा साइनिंग ऑफ, एंड तब तक के लिए सुनते रहिए क्या बात है.